हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर नंबर 4, जहां पर हम जानने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में किस तरह से हमारे आर्ट पर, हमारे आर्किटेक्चर पर इम्पैक्ट पड़ा। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हमने मॉरियंस के बारे में जाना था कि मॉरियंस के टाइम पीरियड में किस किस तरह का हमें कला दिखाई देता है, स्थापत्य दिखाई देता है। अब मॉरियंस का जब डिक्लाइन हुआ 185 बीसी के आसपास, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, आपने एंशिएंट वाली मेरी सीरीज को फॉलो किया होगा, तो हमें पता लगता है कि पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड लगभग 185 बीसी के आसपास जो पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर है, वहां पर हमें एक तरह से मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन होते हुए दिखाई देता है। और ये वो टाइम पीरियड है जहां पूरे मॉडर्न किंगडम के हमें 3 हिस्से होते हुए दिखाई देते हैं। एक भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, जहां पर फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं या फॉरेन सक्सेसर्स आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इंडो ग्रीक्स हो गए, शक हो गए, पार्थियंस हो गए, कुशान्स हो गए। मैं लिखवाई देती हूँ। ओके, तो उसमें हमें कौन दिखाई देते हैं? इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुशान। तो ये चारों 1 बाय 1 आते हैं और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर रूल करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। और इसी तरह भारत का ये वाला जो नदर्न और सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पर हमें देसी उत्तराधिकारी, नेटिव सक्सेसर्स दिखाई देते हैं, जिसमें हमने पढ़ा शुंग आएंगे जो कि मौर्यंस को रिप्लेस करते हैं। शुंग आएंगे, फिर कण्व पढ़ते हैं, फिर चेदी पढ़ते हैं, फिर सातवाहनास के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहन ऑलरेडी हमें दिखाई देते हैं इस दक्कन वाले रीजन में, लेकिन आगे चल के इस पाटलिपुत्र को भी कॉन्कर कर लेंगे। और भारत का दक्षिणतम हिस्सा भी हमें दिखाई देता है, जिसको आप संगम काल के नाम से जानते हैं। तो पूरा भारत, जिसपे पहले पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसपे पहले मॉरियंस अकेले रूल कर रहे थे, उनके डिक्लाइन के बाद 185 बीसी में जो टाइम पीरियड चालू हुआ उसे हमने मौर्योत्तर काल कहा। मौर्योत्तर काल लगभग 500 सालों का था। लगभग हम मानकर चलते हैं 200 बीसी से लेकर लगभग 300 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, ये 500 साल मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाएगा। और इस मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत में हमें ये दिखाई देंगे, सेंट्रल और नदर्न इंडिया में हमें ये दिखाई देते हैं, और दक्षिणतम भारत का जो हिस्सा है वहां पर हमें संगम काल में कौन दिखाई देते हैं बच्चों? चोल दिखाई देते हैं, चेर दिखाई देते हैं और पांडे दिखाई देते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बस ये वो टाइम पीरियड है जब ये रूल कर रहे हैं, और इस समय हमें कौन कौन से नए कला या स्थापत्य दिखाई देते हैं वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने बौद्ध और जैन धर्म का बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखा था कला में, स्थापत्य में, और हमने जाना था कि किस तरह से बौद्ध स्तूपास बन रहे हैं, बौद्ध चैत्य विहार बन रहे हैं। लेकिन वहां पर हमने बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के मूर्तियों के बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस समय तक जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो पहली बार किसी मानव की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कहाँ चालू होता है? इसी पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में। तो इसमें हमें एक बहुत बड़े लेवल पर जो चीज दिखाई देगी वो दिखाई देगी स्कल्पचर। महात्मा बुद्ध की, जैन संतों की बड़ी संख्या में यहाँ पे मूर्तियां बनती हुई दिखाई देंगी, और जो अलग अलग कलाओं का विकास होगा वो हमें उन मूर्तियों की बनावट में दिखाई देगा। यहाँ की कला जो है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति एक अलग प्रकार की बनाएगी, यहाँ की कला एक अलग प्रकार की, यहाँ की कला एक अलग प्रकार की। इसी तरह धर्म से जुड़ा हुआ बड़े लेवल पर स्थापत्य दिखाई दे रहा है, जिसे आप बोल रहे हैं चैत्य और विहार। और बड़ी संख्या में हमें चैत्य विहार दिखाई दे रहे हैं, और वो चैत्य विहार पहले भी बन रहे थे मौर्यंस के टाइम पीरियड में, लेकिन जो मौर्योत्तर काल में चैत्य विहार दिखाई देते हैं, जिसमें आप एलोरा, एलिफेंटा या क्या बोलते हैं अजंता केव्स, बाघ की केव्स, इन सारे केव्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो जो गुफाएं हैं, अब उसमें क्या नई चीजें जुड़ गई हैं, क्या चेंजेस हमें दिखाई दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके कला और स्थापत्य में। तो ये एक ब्रीफ चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अभी हम आएंगे डायरेक्ट चैप्टर पे। चैप्टर बड़ा है, बहुत लेंदी है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो अभ्यास से पहले ही लगभग 18-20 पेज है, उसके बाद भी आपकी काफी 1 बाय 1 जो है एक एक चीजों को डिफाइन किया गया है। तो आपको उतनी गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर का वेटेज आपको पता है, दूसरा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। तो आपको उतनी गहराई पे नहीं जाना, लेकिन हाँ चेंज समझना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में रहे। ठीक है, और बाकी ये हमारा पेड कोर्स है। आप में से जितने भी बच्चे
बच्चे 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी के, आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप प्रॉपर गाइडेंस में जो प्योर कंटेंट होता है उसको लेकर एग्जाम को दे सके। टाइम है, अभी 5 महीने है, तो हड़बड़ाना नहीं है। अगर अभी से भी आप तैयारी चालू कर दे रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तैयारी करिए, 4 महीने, अप्रैल में अपना रिवीजन और टेस्ट सीरीज लगाइए और मई में अपीयर करिए, और उसके पैरेलल आपके स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम्स होंगे। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रॉपर मैनर में तैयारी कर रहे हैं, तो वो बेकार नहीं जाएगा। अगर इस बार ऐसा लग रहा है कि हाँ हम यूपीएससी क्रैक नहीं भी कर पाते हैं बाय चांस, जो अभी प्रिपरेशन में कूदेंगे, तो अगर आपने तैयारी अच्छी की वो आपके स्टेट पीसीएस में हेल्पफुल हो जाएगी, जो मई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, और इमेजेस के थ्रू ही हम ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझ लेते हैं कि चैप्टर बेसिकली बोलना क्या चाहता है। तो चैप्टर का नाम ही है भारतीय कला और स्थापत्य, यानी जो इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर है, इस पर कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहा है, मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्ति, यानी कि पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड 185, या फिर डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर लो 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक का जो काल है, वहां पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम कहाँ स्टडी करते हैं, इस पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में। ओके, सभी के समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ईसा पूर्व दूसरी सदी में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में राइटर बोलता है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी का मतलब है 2nd सेंचुरी बीसी, जहां से शुरुआत होती है पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की। तो 2nd सेंचुरी बीसी में हमें 3 ग्रुप्स दिखाई देते हैं इंडिया पे रूल करते हुए। इंडिया का ये वाला पार्ट जहां पर हमें दिखाई देते हैं कौन बच्चों, इंडो ग्रीक दिखाई देते हैं। ओके, फिर हमने देखा शक आए, फिर पार्थियंस आए, फिर कुषाण है। शक लंबे समय तक बने रहेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट रहा है इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में किसका रहा है, कुषाणों का रहा है। जो विदेशी उत्तराधिकारी आए थे, इसमें कुषाणों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, देसी उत्तराधिकारी, तो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं कौन, शुंग, कण्व, चेदी और सातवाहनास। यहाँ पर सातवाहनों का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, स्पेशली केव आर्किटेक्चर में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, अब आ जाइए इस वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत में। यहाँ पे हमें कौन रूल करते हुए दिखाई देते हैं संगम टाइम पीरियड में, चोल, चेर, पांड्यास। ठीक है, तो इनका भी अपना एक इम्पैक्ट रहा है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और पतन होने के बाद हमें इनका उद्भव होते हुए दिखाई देता है। अनेक विशाल शासकों ने अलग अलग क्षेत्रों में शासन करना चालू किया। इस काल में सनातन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय का भी उद्भव हुआ, जिसे हम वैष्णव और शैव धर्म कहते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज राइटर इंट्रोड्यूस कर रहा है कि अभी तक आप जो भी धर्म पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म आया। ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पर और क्या आपको दिखाई देता है, इसके बाद से बौद्ध धर्म आया, और क्या दिखाई देता है, जैन धर्म आया। ठीक है, अभी तक तो हम इतने पे ही चल रहे हैं, और 2nd सेंचुरी बीसी की बात करें तो अभी तो क्रिश्चियनिटी आई ही नहीं है। तो ये तो भारत में चल रहा था। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 नए संप्रदाय का उद्भव हो रहा है, किसमें, सनातन धर्म में। इसमें हमें 2 संप्रदाय निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक जिसे आप बोल रहे हैं शैव और दूसरा जिसे आप बोल रहे हैं वैष्णव। ये क्यों यहाँ पर स्पेशली हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि अब 200 बीसी के बाद जो आपको आर्ट आर्किटेक्चर मिलेंगे उसमें आपको शैव और वैष्णव संप्रदाय का भी इंपैक्ट दिखाई देगा। यानी कि शिव और वैष्णव से रिलेटेड स्टोरीज जो है वो उकेरी जाएंगी, उनके पिक्चर्स आपको वॉल्स पर दिखाई देंगे। ओके, तो क्योंकि इन 2 संप्रदायों का उद्भव हुआ यहां से सनातन धर्म से निकलकर, तो अब इनका भी आपको आर्ट आर्किटेक्चर में रोल दिखाई देगा। ठीक है, चलो इस काल में मूर्ति कला के कुछ विशिष्ट उदाहरण पाए गए हैं। हमें इस समय बहुत अच्छे स्कल्पचर मिलते हैं। मूर्ति कला का जो क्लाइमेक्स वाला टाइम पीरियड है ना, वो हमें यही दिखाई देता है। ठीक है, और मूर्ति कला के जो विशिष्ट उदाहरण है वो किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं, भरूच कहां पर है, मध्य प्रदेश में, बोध गया बिहार, जगैयापेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा में, पानी पुणे के निकट, और महाराष्ट्र में भी कई सारे हमें ऐसे लोकेशन मिलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमें पता लगता है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर विशिष्ट प्रकार के मूर्तियां पाई जा रही, स्कल्पचर मिल रहे हैं। तो उसमें आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया,
महाराष्ट्र हो गया, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें विशिष्ट प्रकार की मूर्ति कला दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, भरहुत। अभी हमने पढ़ा कि कहां कहां पर पाया जा रहा है, भरहुत। भरहुत कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो भरहुत या भरत, अलग अलग तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यहां पर हमें विशिष्ट प्रकार की मूर्ति कला दिखाई दे रही है। अब आपको बस टाइम पीरियड याद रखना है कि भरहुत की जिस मूर्ति कला की मैं बात कर रही हूं वो कब की बात है, 200 बीसी के बाद वाले टाइम पीरियड की। 200 ईसा पूर्व के बाद मौर्योत्तर काल में इस तरह की मूर्तियों का निर्माण होते हुए दिखाई देगा। तो आप चेंज समझ पाएंगे। ठीक है, भरूच में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं जैसे ही लंबी है। हमने मौर्यन टाइम पीरियड में देखा था कि जो मूर्ति कला थी उसमें एक मुख्य रूप से हमें इस तरह से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां दिखाई देती हैं। तो बोल रहे कि जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मौर्यंस के टाइम पीरियड में चल रही थी वही मध्य प्रदेश के भरहुत में भी कंटिन्यू रहेगी। वैसी ही लंबी प्रतिमाएं दिखाई देती यक्ष और यक्षिणी की। आयतन में कम उभार, रैखिकता का ध्यान रखा गया। बस चेंज कहां आया, मौर्यंस के टाइम पीरियड में हमने देखा था कि शरीर के जितने भी अंग थे उनकी बनावटों में उभार दर्शाया जा रहा था। ठीक है, मौर्यंस के टाइम पीरियड में। मौर्योत्तर काल का जो भरूच में हमें इस तरह की मूर्तियां मिली है उसमें कंपेरेटिवली उभार कम है। अब उभार कम का क्या मतलब है, इस वाली पिक्चर को देखिए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आख्यांकन करते हैं, एक बेस है, पहले आपके बेस को तैयार किया जाता है, फिर इस बेस के ऊपर में आपकी आकृति उकेरी जाती है। और जो वो आकृति है वो कम गहराई से उकेरी जाती है। अगर ये बेस है तो कम गहराई के साथ आकृति उकेरी जा रही है, तो उभार उतने ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने जो भी उकेरा है उसमें कोशिश किया कि 3 डायमेंशनल टाइप का स्ट्रक्चर दे, हल्का सा लगता है लेकिन बहुत प्रॉपरली वो नहीं दिखाई देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भरूच का जो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां है उसमें क्या चेंजेस आए। भरूच में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन आगे मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित करेंगे। अब आख्यान फलक का क्या मतलब है, ये जिस चीज पर उकेरा जा रहा है ना, जो बेस है उसको ये आख्यान फलक कह रहा है। और बोल रहा है कि इनिशियली भरहुत में जो हमें इस तरह के बेस मिल रहे हैं जिसपे उकेरा गया है मूर्तियों को या चित्रों को उकेरा गया है, पहले क्या था कि जो मेन किरदार होता था, बेसिकली ये चित्र जो उकेरे जाते थे ना, ये स्टोरी बताती थी, कोई ना कोई स्टोरी जो है वही पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पर रहती थी। तो पहले मुख्य जो किरदार था उसके चित्र ही उकेरे जाते थे और बाकी जो पूरी की पूरी जगह थी ना वो ऐसे ही खाली रहती थी। लेकिन आगे चल के हमें पता लगता है कि भरूच में जो मुख्य पात्र हैं उनके अलावा अन्य पात्रों को भी इस परिधि में जगह दे दी गई, यानी कि अब मुख्य पात्र के साथ साथ अन्य पात्र भी आपको यहां पर नजर आने लग जाएंगे। ये चेंज आता है कहां पर, भरूच की जो मूर्ति कला थी उसमें। सबके समझ में आया। आगे आगे ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया तथा आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने के साथ साथ आयतन में भी वृद्धि हुई, यानी कि वो डेवलपमेंट हो रहा है ना, डेवलपिंग स्टेज में है। तो इनिशियली तो क्या था, बेस के ऊपर जो आकृति उकेरी जा रही थी वो कम आयतन की थी, कम गहराई के साथ थी, लेकिन धीरे धीरे हमें एक चेंज समझ में आया कि और उसको गहराई से अब उकेरा जाएगा, है ना, गहराई से उकेरा जाएगा, आयतन में वृद्धि होते हुए बनावट में पूरी जो एक एक शरीर का अंग है ना उसका उभार दर्शाया जाएगा और वो प्रॉपर 3D टाइप का स्ट्रक्चर आपको लगेगा। जैसे पहले जो था वो कम गहराई से बनाया जाता था, तो हाथ को ऐसे जगह दे दिया जाता था, पैरों को ऐसे जगह दे दिया जाता था। बाद में क्या होगा, ज्यादा गहराई से तो अब हाथ को मोड़ने का स्पेस होगा, इस तरह से आप उकेर सकते हो हाथों को, पैरों को, ज्यादा अच्छे से चित्र निकलकर सामने आता है। तो भरूच का ये स्कल्पचर इस तरह से चेंज आया। इनिशियली मुख्य किरदार को दर्शाया जाता था, बाद में मुख्य के साथ अन्य किरदारों को भी जगह दे दी गई। भरूच की आख्यान उद्धृति से पता लगता है, आख्यान उद्धृति का मतलब होता है कि ये जो बेस पर आकृति उकेरी जा रही है, इससे पता लगता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां दर्शाते थे। तो भरूच में ये जहां पर भी मिल रहा है आपको ये एक स्टोरी को बोलते हुए नजर आता है, और ये स्टोरी किस फॉर्म में है, पिक्चर के फॉर्म में है, यानी कि ऐसे पिक्चर जो आपको स्टोरी बताने की कोशिश करिए। और ये एक बहुत बड़ा गुण है किसका, कलाकारों का, कि वो कुछ 2-4 इमेजेस के थ्रू आपको स्टोरी बता दे रहे हैं। वो एक उनका प्रभाव है जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि किस तरह से इतने प्रभावशाली ढंग से वो कहानियां दर्शाते हैं।
उदाहरण के लिए सिद्धार्थ गौतम की माता जो माया देवी थी, उनके स्वप्न को और जातक कथाओं को दर्शाया गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किस तरह की स्टोरी बताई जा रही है इन स्कल्पचर के फॉर्म में। इसमें एक तो जातक कथा है। जातक कथाओं के बारे में हमने हमारे एंशिएंट की सीरीज में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियां होती हैं उन्हें हम जातक कथाएं कहते हैं। तो ऐसे स्कल्पचर के फॉर्म से उन महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों को बताया जा रहा है। और एक महात्मा बुद्ध के ही जन्म से जुड़ी हुई घटना है जिसमें दर्शाया जाता है कि किस तरह से महात्मा बुद्ध की माता सोई हुई है। पता नहीं आपको ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध की माता सोई हुई है और ये स्वप्न देखती है कि हाथी जो है वो उनके गर्भ, उनके वॉम में घुस रहा है। और वो एक ऐसी सिचुएशन है जो महात्मा बुद्ध के जन्म को दर्शाती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए कुछ सिंबल्स के बारे में, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ सिंबल, जैसे उनके बर्थ को कमल के फूल सांड से दर्शाया जाता है या इस तरह से। तो यहाँ पर यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है क्या कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो ऐसा स्वप्न देख रही है, उनके जन्म का ही वो इंसिडेंट है कि हाथी जो वो उनके वॉम में घुस रहा है और उसके बाद से महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी स्थिति है ना वो यहाँ पर दर्शाई गई, एक पूरी स्टोरी है। इनिशियली यही थे, बाद में हम देखो इसमें अन्य जो किरदार थे उनको भी जोड़ दिया, उनके दासी होंगे, अन्य लोग होंगे, उनको भी इसमें जोड़ दिया। तो ये भरत के स्कल्पचर की एक डेवलपमेंट है जहाँ पे पहले मुख्य किरदार को दिखाते थे, बाद में अन्य किरदारों को भी दिखाएंगे। तो ज्यादातर इनमें क्या व्याख्या होती थी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, और ये बहुत जगह हमें दिखाई दिया है। जहां पर भी मौर्योत्तर काल में हमें स्कल्पचर दिखते हैं वहां पर ये जरूर दिख रहा है हमें ये महात्मा बुद्ध की माता थी ना, उनका वो जो स्वप्न वाला सीन है वो जगह जगह दर्शाया गया है। आगे स्तूपों का निर्माण बढ़ने के साथ साथ उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। जहां ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमा में केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है। तो हमें बोल रहा है कि जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं हमें पता लगता है कि स्तूपों का निर्माण बढ़ने के साथ साथ अब स्तूप बड़े लेवल पर बनेंगे। स्तूप की दीवारों पर भी ये उकेरा जा रहा है ना। तो जैसे जैसे आपको स्तूप के बारे में हमने पढ़ा था कि इस तरह से अंडा एक स्ट्रक्चर होता है गुंबद नुमा, इसके ऊपर हमें हर्मिका दिखाई देती है, उसके ऊपर हमें छत्री दिखाई देती है, छत्र जिसे बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, मेधी, ये हो गई वेदिका, इसको बोलते हैं हम प्रदक्षिणा पथ। और यहाँ पे एंट्रेंस के लिए जो डोर होता है उसको आप क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। और ये जो तोरण होता था ना, जो एंट्रेंस का डोर होता था, इसी तोरण पर इस तरह की नक्काशी की जाती थी, पिक्चर्स उकेरे जाते थे, जातक कथाएं वगैरह दर्शाई जाती थी। तो बोल रहे कि जैसे जैसे स्तूपों का निर्माण बढ़ने लग जाता है, बड़े लेवल पर स्तूप का निर्माण होगा, वैसे वैसे स्तूप निर्माण की शैलियों में भी अंतर आने लगता है। और ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों के सभी पुरुष की प्रतिमा में एक नई चीज हमें दिखाई दी कि इनमें जब भी किसी मेल कैरेक्टर को शो किया जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी बीसी की ही अभी बात कर रहा है, तो वहां पे केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है। यानी कि अब जो है ना बालों को ऐसे गूंथ कर, महात्मा बुद्ध की भी इवन प्रतिमा में देखेंगे आगे कि जो है नॉट से बना दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। स्तूप तो वही है, स्तूप अपने पीक लेवल पर ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, लेकिन जो स्तूप की चारों ओर वेदिका बनाई गई है ना, और उस वेदिका पर जो उकेरा जा रहा है या जो तोरण बनाया जा रहा है, तोरण द्वार, उस पर जो उकेरा जा रहा है आकृति, उसमें हमें नए नए चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, भरहुत के बारे में पढ़ा। भरहुत जो है उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश में है। वहां पर हमें किस तरह की कलाकृतियां दिखाई दे रही, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित ही कलाकृतियां दिखाई दे रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमें फलक आख्यान मिल रहा है, पहले कैसा था और आगे डेवलप होके वो कैसे कन्वर्ट हो गया, वो सारे चेंजेस आपको पता होने चाहिए। और बहुत बेसिक सा, इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। पहले जो है बेस पर जो आकार उकेरा जाता था वो कम आयतन से, कम गहराई से, कम उभार के साथ, ठीक है। बाद में जो उकेरा गया ज्यादा आयतन, ज्यादा उभार, ज्यादा गहराई के साथ। पहले मुख्य किरदार को दर्शाया जाता था, बाद में अन्य किरदारों को भी दर्शाया जाने लगा। दर्शाते क्या है, जातक कथाएं और एक महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ जो उनकी माता का सपना था वो दर्शाया जाता है। बस इतना ही है, खत्म। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं सांची का स्तूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्तूप की बात करते हैं, जैसे अपने टाइम की फेमस चीज, तो स्तूपा में अगर हम बात करें तो सबसे फेमस जो है वो हमें सांची का स्तूप दिखाई देता है, बिल्कुल अपने
क्लाइमैक्स पे पहुंचा हुआ। यहाँ पर इसका 3 डायमेंशनल पिक्चर मैं लेकर आई हूँ। ये ज्यादा ही नीचे हो गया, दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी आपको। ये देखिए 3D पिक्चर है सांची के स्तूप की। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है इसे अंड बोलते हैं। ओके, दिख रहा है ये रेड कलर से, दूसरे कलर से लिखते हैं। ओके ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम हर्मिका बोलते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के रेलिक्स या उनके अवशेष रखे रहते थे। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम छत्र बोलते हैं। ठीक है, इधर आ जाइए। ये घूमने की जो जगह, अब घूमने की 2 जगह है, एक तो ये जिसे हम मेध कह रहे हैं, एक ये जिसको आप वेदिका कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये अंड है और जो मेध है, इसके बीच में यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं ना कि ये ऊपरी थोड़ा सा ऊंचा हमें बना हुआ दिखाई देता है। तो ये एक प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ मतलब जिसके चारों ओर आप घूम के प्रेयर कर सकते हैं। जैसे जनरली होता है ना, हम कहीं जाते हैं प्रेयर करने के लिए तो परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और एक और प्रदक्षिणा पथ है, वो कहाँ दिखाई देता है, मेधी और वेदिका के बीच में। ये दूसरा प्रदक्षिणा पथ है, इसको हम बोल सकते हैं लोअर है ये कंपेरेटिवली उसके। तो यहाँ पर भी हमें एक प्रदक्षिणा पथ दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो वेदिका है ना, बाहर वाला सबसे आउटर लेयर, यहाँ पे हमें कई तरह की इस तरह से आकृति उकेरी हुई दिखाई देती है। ठीक है, सांची का जो स्तूप है, यहाँ पर हमें 4 तोरण, तोरण मतलब ये जो एंट्रेंस है, ऐसे हमें 4 द्वार, एक ऑपोजिट है और एक इधर है, 4 तोरण या 4 द्वार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मूर्तिकला के विकास, ओके, मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची स्तूप मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। बोल रहा है सबसे पहले इसने भरहुत की बात कर दी और बोल रहा है कि भरहुत के बाद जो स्कल्पचर आर्ट में एक अलग लेवल के परिपक्वता है वो कहाँ दिखाई देती है, वो मूर्ति कला की आगे की शैली, वो 3 शैलियां हमें दिखती हैं। कौन कौन सी, एक जिसको बोल रहा है इस क्षेत्र में, जिसको आप बोलते हो किस नाम से, सांची स्तूप मथुरा और आंध्र प्रदेश, बेसिकली ये बोल रहा है। सांची स्तूप तो आपका मध्य प्रदेश में हमें दिखाई देता है, मथुरा यूपी का पार्ट है और आंध्र प्रदेश का वेंगी नामक स्थान पर। वैसे अगर आप इसे देखो तो आपको पता लगता है कि ये गांधार आर्ट यहाँ पर डेवलप होता है, मथुरा आर्ट डेवलप होता है और ये अमरावती आर्ट डेवलप होता है। जो सांची का स्तूप है वो काफी कुछ क्लोज है अमरावती आर्ट के। ठीक है, अमरावती यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में जितनी भी उस समय कला का विकास हो रहा था जिन जिन क्षेत्रों में, उसमें से अमरावती अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, इस वजह से उसके आर्ट को नाम रख दिया अमरावती आर्ट। मथुरा आर्ट क्योंकि वहां पर ही डेवलपमेंट हो रहा था उस कला का। गांधार आर्ट जो है गांधार वाले रीजन में, और ये जो आर्ट है ये एक ऐसा आर्ट है जो विदेशी और भारतीय कला के संयोग से बना, इसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। और इसमें हमें इंपैक्ट दिखाई देता है किसका, इंडो ग्रीक और भारतीय कला दोनों के सम्मिश्रण से जो एक नया आर्ट निकल कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट या फिर गांधार कला के नाम से दिखाई देता है। तो ये कला का एक जो आगे का रूप है ना, मौर्योत्तर काल में जो हमें आगे दिखाई देता है, स्पेशली ये आर्ट दिखता है कब, कुशांस के टाइम पीरियड में। तो ये अगला चरण है जहां पर हमें परिपक्व स्तर पर मूर्तियां दिखाई देती है। वन बाय वन हम इसे स्टडी करते हैं। सांची स्तूप की सबसे पहले बात कर रहा है, इसमें 2 प्रदक्षिणा पथ है, 4 तोरण है जिन पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उकेरा गया है, प्रतिमाओं का संयोजन उभारदार है, आकृतियों को गति दे दी गई है। तो सांची का स्तूप जो है ये हम जान चुके कैसा है, इसके एक विशेषता क्या है कि यहाँ पर 2 प्रदक्षिणा पथ है, तोरण जो है 4 है एंट्रेंस, और इन तोरण पर महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उकेरा गया है। अब जब यहाँ पे वो घटनाएं उकेरी जा रही है ना, तो वो जो स्कल्पचर हमें दिखाई दे रहे हैं ज्यादा गहराई से आयतन उभार हमें दिख रहा है, और एक नई चीज दिखाई दी है, क्या, आकृतियों को गति दे दी गई है, यानी कि ऐसी आकृति है जो लग रहा है कि मूव करते हुए से दिखाई दे रही है, उनमें एक गतिशीलता दिख रही है। ठीक है, ये एक नई चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी की लेटी अवस्था में बहुत सरल तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो सांची का स्तूप है इसमें हमें कहानियां देखने को मिल रही है। सांची में हमें जो स्तूप मिलते हैं, सांची के स्तूप में भी 3 हमें स्तूप दिखाई देते हैं, पहला स्तूप, दूसरा स्तूप, तीसरा स्तूप। पहला स्तूप सबसे पुराना है, फिर सांची का एक दूसरा स्तूप दिखाई देता है, फिर सांची का तीसरा स्तूप दिखाई दे रहा है। तो बोल रहा है कि जो सांची का स्तूप है ना, इसमें आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए। आख्यान का मतलब है कि जो आप कहानी कह रहे हो ना
उसको और ज्यादा डिटेल से, या फिर कहानी का पहले एक घटना दर्शाया जाता था, अब कहानी की एक घटना नहीं बल्कि कई सारी घटनाओं को दर्शाया जाने लगेगा। जैसे कि एक कहानी है, यहाँ पर है कि नहीं है, ओके कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एक हिरन की कहानी है। पहले ऐसा था कि कहानी के एक दृश्य को दर्शाया जाता था, यहाँ पर बोल रहा है कि सांची के स्तूप में एक हमें नई चीज दिखाई दी कि कहानी के कई सारे दृश्यों को, यानी आख्यान अधिक विस्तृत कर दिया गया। जैसे ये जो बेस है ना, इसमें 4 दृश्य को दर्शाया गया है स्टोरी के। जैसे एक हिरन की स्टोरी है जिसमें ऐसा बोला गया था कि वो जो हिरन है वो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व कौन होते हैं? एक ऐसे बड़े बौद्ध सन्यासी जो अपना मोक्ष रोककर, वो चाहे तो आज ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर से मिलन कर सकते हैं, लेकिन वो अपना मोक्ष रखकर आपके मोक्ष के लिए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं और आपको मोक्ष दिलाने के लिए प्रयत्नशील है, उसको बोधिसत्व कहते हैं। और ऐसे हमें बोधिसत्व कौन दिखाई देते हैं? वो हिरन के फॉर्म में दिखते हैं। और वो जो हिरन है, उनकी स्टोरी ये कि उन्होंने एक घायल व्यक्ति को जंगल में बचाया था, उसको लेकर जा रहे थे और उससे ये वादा लिया था कि वो उनका जो आइडेंटिटी है उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि जो हिरन थे वो इस तरह से उनकी हेल्प किए थे। लेकिन जब राजा को इस बात का पता लगता है तो राजा ने पैसे देने की बात कही कि जो भी उस हिरन के बारे में बताता है मैं उसको पैसे दूंगा। और उसके लालच में आके उस आदमी ने राजा को सारी स्टोरी बता दी और फिर राजा उसके शिकार करने के लिए जाता है और आदमी दिखाता है कि वो देखो हिरन है, ये वही हिरन है। तो ये जो दृश्य है ना अलग अलग, वो बड़ी संख्या में दर्शाए जाने लगेंगे हमें सांची के स्तूप में, यानी एक नहीं बल्कि कई सारे। जैसे कि महात्मा बुद्ध की जो माता के स्वप्न वाला दृश्य है वो केवल एक दृश्य दर्शाया जा रहा है, लेकिन आगे चल के हमें एक चेंज दिखाई देगा सांची के स्तूप में कि एक ही आख्यान में अधिक विस्तृत कर दिए गए। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक आख्यान हमें दिखाई देते सांची के स्तूप में, बहुत फेमस जो वहां पे पिक्चर्स के फॉर्म में स्टोरी दी गई है उनमें कुछ बहुत फेमस है। कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का जो कपिल वस्तु भ्रमण है जब वो घूमने गए थे, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन को पर्याप्त विस्तार के अशोक द्वारा जो रामग्राम स्तूप है उसके दर्शन के लिए जब वो गए थे, तो ये जो अलग अलग इंसिडेंट्स हैं ना इनको दर्शाया जा रहा है। ये कुछ फेमस है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और ज्यादातर हमें दिखाई देती बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट जो हमें सांची के स्तूप में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमें क्या दिखाई देता है? गांधार कला, सारनाथ और मथुरा। तो यहाँ पर मैं 3 आर्ट्स की बात करने वाली हूँ। अब 3 आर्ट में एक तो है गांधार कला या हेलेनिस्टिक आर्ट, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये इंडो ग्रीक जो वहां पर आके रह रहे थे और भारतीय कला, इन दोनों के संयोजन से एक नई कला उभर कर आती है इस गांधार क्षेत्र में, इस वजह से इसे गांधार कला कहते हैं। सारनाथ इसलिए बोला है, इसको अमरावती भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो सारनाथ कला है इस पर अमरावती शैली, कला शैली का इम्पैक्ट है, तो इस वजह से सारनाथ कला बोल रहा है। और एक क्या बच गया? मथुरा। यहाँ पर हमें दिखाई देता है मथुरा कला। तो ये कला के 3 अन्य रूप हमें दिखाई देते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 2 हमने इंडिविजुअल पढ़े, दोनों मध्य प्रदेश के हैं। भरहुत स्कल्पचर आपने डिटेल से जाना और सारनाथ का स्कल्पचर डिटेल से जाना क्योंकि ये फेमस है, इसलिए अब हमने इसको पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम तीनों के बारे में जानते हैं। 3 टाइप के आर्ट, वो 3 टाइप के आर्ट, गांधार कला क्या थी, मथुरा कला क्या थी, सांची या अमरावती शैली क्या थी। ठीक है, ईशा की पहली शताब्दी में, अब यहाँ पर चेंज देखो, ये किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है? ईशा की फर्स्ट सेंचुरी एडी पर आ गया। 0 के इधर आपको सांची और भरहुत दिखाई दे रहा है और 0 के इधर जाइए तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? कला की ये 3 शैलियां विकसित होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ईशा की पहली शताब्दी में इनका भी उस पर इंपैक्ट था और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार, मथुरा और दक्षिण भारत में वेंगी कला या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, अमरावती कला जो है उसका विकास होते हुए दिखाई देता है। तो उत्तर भारत में हमें 2 शैलियां दिखाई देती हैं, इधर गांधार, इधर मथुरा, और दक्षिण भारत में अमरावती शैली दिखती है। ठीक है, मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मूर्ति रूप मिल गया। एक ये नई चीज जुड़ गई क्योंकि अभी तक महात्मा बुद्ध की मूर्ति को नहीं पूजा जा रहा था। इन सभी जगह पर जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था तो यहाँ पर क्या हो रहा था? महात्मा बुद्ध के प्रतीकों को पूजा जा रहा था। प्रतीक क्या हो गए? उनके चरण पादुका हो गए, उनके शारीरिक अवशेष हो गए,
उनकी आराधना की जाती थी, उनको रिस्पेक्ट किया जाता था। लेकिन अब हमें पता है कि कुषाण के टाइम पीरियड में, जब कुषाण इस क्षेत्र में रूल कर रहे थे 1st सेंचुरी एडी के आसपास, तो यहाँ पर कनिष्क के टाइम पीरियड में क्या होता है, चौथी बौद्ध संगति हुई और उस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है, बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में टूट गया। एक जिसको आपने क्या कहा, हीनयान कहा, दूसरा जिसको आपने क्या कहा, महायान कहा। और ये जो हीनयान वाला सेक्ट था, ये वो महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स थे, सन्यासी थे, जो महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते थे, मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। और महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा क्या थी, मूर्ति पूजा की कभी वो प्रशंसा नहीं करते थे। उनका कहना था कि आपको मोक्ष चाहिए तो उसके लिए खुद कर्तव्य करना पड़ेगा, और काम क्या होगा आपका, योग, साधना, ज्ञान, इसके द्वारा मोक्ष मिल सकता है। लेकिन उसी में कुछ नए लोग आए, महायान सेक्ट, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो है नहीं, उन्होंने अब बोल दिया कि उन सन्यासियों ने कि नहीं, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो महात्मा बुद्ध या बड़े जो बौद्ध सन्यासी हैं, जिनको बोधिसत्व कहा जा रहा है, जो अपना मोक्ष रोक के आपके लिए वेट करे, इनकी शरण में जाना पड़ेगा। शरण में जाना मतलब अब मूर्ति पूजा चालू होगी। तो जब महायान सेक्ट बना, जिसका इस क्षेत्र पर प्रभाव था, तो यहाँ पर पहली बार महात्मा बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को, प्रतीकात्मक जो एक रूप था, उसको एक मानव रूप मिल जाएगा। और अब यहाँ पर बड़ी संख्या में मूर्ति की पूजा चालू होगी। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनेंगी मथुरा और गांधार शैलियों पे। गांधार की मूर्ति कला परंपरा में बैक्ट्रिया, पार्थिया और गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हुआ। अब ये थोड़ा सा समझिएगा, बैक्ट्रिया कहाँ है, इंडिया का जो नदन वाला पार्ट है, सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, वहां पे हमें बैक्ट्रिया दिखाई दे रहा है। इधर आ जाओ, फारस की खाड़ी, पर्थिया, इसकी बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, स्थानीय। स्थानीय कौन है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, गांधार। तो बैक्ट्रिया, पार्थिया और गांधार, इन तीनों की कला का जो मिला जुला रूप है ना, ये हमें गांधार कला के रूप में दिखाई देता है। इस पे यूनानी शैली का प्रभाव था, क्योंकि यूनानी जो थे, जिनको ग्रीक कहते हैं, वो इंडिया के इस पार्ट में आके काफी लंबे समय तक रूल करके गए थे। तो यहाँ पर उनकी कला का प्रभाव दिखाई देता है। तथा मथुरा की मूर्ति कला में स्थानीय परंपरा ही प्रबल हुई, जो उत्तरी भारत के भागों में फैल गई। मथुरा आर्ट जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जो लोकल आर्ट था ना, वही डेवलप फॉर्म में पहुंचती है। और वो जो लोकल आर्ट आपको डेवलप फॉर्म में जाते हुए दिखाई देता है, वहां पर हमें पता लगता है कि वही प्रबल होकर आपको किस रूप में दिखाई देता है, मथुरा आर्ट के रूप में दिखाई देता है। और लोकल लेवल पर वही हमें फैलता हुआ दिखता है। ठीक है, आई होप यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम इन आर्ट की बात करेंगे। बेसिकली ये आपका गांधार कला है, ये आपका मथुरा कला है, और ये आपकी अमरावती शैली है। ठीक है, अब है तो ये तीनों महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, लेकिन इसमें चेंज दिखाई देगा। जैसे कि जो हमारा गांधार कला था ना, इसमें महात्मा बुद्ध के पीछे जो ये ऑरा दिखाई देता ना, आभा मंडल, ये बहुत सिंपल हुआ करता था। वही मथुरा शैली में जो आभा मंडल है, उसमें बहुत सारी डिजाइन वगैरह बने होते थे। वही अमरावती शैली है, वहां पर हम केश सज्जा देखते हैं कि वो किस तरह से नॉट किया रहता था, गुथे हुए रहते थे। तो वो अभी हम जानेंगे चैप्टर में आगे बढ़ते हुए। ठीक है, मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकर कनिष्क के बिना सर वाली मूर्तियां, वैष्णव प्रतिमाएं, शैव प्रतिमाएं पाई गई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध प्रतिमाएं अधिक है। अब यहाँ पर राइटर ये क्लियर करता है, सबसे पहले मथुरा शैली के बारे में बताता है, और मथुरा शैली के बारे में बताते हुए राइटर बोलता है कि यहाँ पर केवल महात्मा बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिल रही है, मथुरा कला में हमें महात्मा, अब मथुरा कला का मतलब क्या है कि केवल मथुरा में नहीं, दूसरी जगह में भी दिखाई दे रही है। ये हमें ये दूसरी जगह मतलब कि आंध्र प्रदेश में भी इस शैली में मूर्ति बनते हुए दिखाई दे सकती है, क्या बोलते हैं, गांधार वाले रीजन में भी, लेकिन जो इसका बेस है ना, वो वहां पर इसलिए इसी नाम से इसे जान रहे हैं। तो जो मथुरा कला जो हमें नॉर्थ इंडिया में फैली हुई दिखाई देती है, इसमें केवल महात्मा बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिलती है, बल्कि जो आरंभिक जैन तीर्थंकर थे ना, उनकी प्रतिमा, कनिष्क का बिना सिर वाला, ये देखो कनिष्क की एक ये मूर्ति मिलती हुई दिखाई देती है। इसका निर्माण भी मथुरा शैली में हुआ था, बिना सिर वाली प्रतिमा दिखाई देती है। इसके अलावा वैष्णव और शैव प्रतिमाएं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस टाइम पीरियड में सनातन धर्म में 2 संप्रदाय हमें दिखाई देते, वैष्णव और शैव। तो अब मूर्ति कला में वैष्णव और शैव प्रतिमाएं भी सम्मिलित होंगी, जो हमें मथुरा कला में दिखती हैं। ठीक है,
और इन सब के बावजूद एक तो आपको ये पता लगा कि मथुरा कला में केवल बुद्ध की नहीं अन्य प्रतिमाएं भी हैं, लेकिन अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें, इवन हम ओवरऑल इंडिया में संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की ही प्रतिमा, सबसे बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा किस कला में बनती हुई दिखाई देती? मथुरा कला में। और अगर हम मथुरा इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनती है अन्य के कंपैरिजन में। लेकिन बाकी जो भी धर्म को बाकी जो धर्म से जुड़े हुए उनके द्वारा भी उनके भी हमें यहाँ पर स्कल्पचर मिल रहे हैं। बड़ी प्रतिमाओं में विशालता, आकृतियों का विस्तार, चित्र की परिधि के बाहर, चेहरे गोल, उन पर मुस्कान, शरीर के वस्त्र स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ये मथुरा आर्ट की विशेषता है। विशेषता क्या है? तो विशेषता में ये दिखाई दे रहा है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखोगे तो जो प्रतिमा है वो बहुत ही बड़ी है, उभार के साथ बनाई गई है, ठीक है। चेहरे जनरली यहाँ पर हमें गोल से चेहरे दिखाई देंगे, जहां पर भी आप मथुरा आर्ट में देखेंगे उन पर एक हल्की सी मुस्कान। और जो आपके यहाँ पे वस्त्र है ना वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ, देखिए वस्त्र का जो एक एक सिलवट है ना वो तक शरीर पे वस्त्र स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। वो शरीर पे वस्त्र का मतलब क्या है कि अगर आपने कपड़े पहने हैं, अगर आपने साड़ी पहनी है तो साड़ी आपके शरीर का ही आकार ले लेती है ना। धोती पहना तो वो भी आपके शरीर का आकार, गमछा ओढ़ा है तो वो जो शरीर पर वस्त्र लगा है वो वस्त्र किस तरह से शरीर के ही आकार में मुड़ रहा है वो बहुत स्पष्ट रूप से मथुरा आर्ट में दिखाई देता है, ठीक है। सभी की समझ में आ गया? तो ये कुछ चीजें हैं जो मथुरा आर्ट में दिखाई देती है कि प्रतिमाएं बड़ी बन रही हैं, किसी की भी बने, आकृतियां विशाल, विस्तार चित्र दिखाई दे रहा है, गोल चेहरा, मुस्कान वाला चेहरा, शरीर पर वस्त्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस काल में बुद्ध, यक्षिणी, शैव, वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमा और मानव मूर्तियां बड़ी संख्या में मिलते हुए दिखती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मथुरा आर्ट। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। आगे चौथी सदी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में कमी कर दी गई और ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के आकार में कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है कि जो मथुरा आर्ट है वो हमें कब विकसित होते हुए दिख रही है? 1st सेंचुरी एडी में। बोल रहे कि इनिशियली कैसी थी जो आप देख कर आए हैं, लेकिन आगे चल के चौथी सदी के अंतिम दशक में और फिर 6ठी सदी में हमें दिखाई देता है क्या चेंज आता है। तो चौथी सदी के अंतिम दशक में जो बड़ी मूर्तियां बन रही थी उनके आकार में छोटापन ला दिया गया, आकार छोटा कर दिया गया और ज्यादा विशालकाय मांसलता के साथ जो चीजें दिख रही थी उसको कम कर दिया गया। तो मांसलता में कमी कर दी गई, विशालता कम कर दिया गया और आगे चल के 6th सेंचुरी एडी के आसपास वस्त्रों को प्रतिमाओं के आकार में कर दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि वस्त्र जो है पूरी तरह से प्रतिमा जो है उसको पूरी तरह से वस्त्र पर लगा दिया गया, यानी वस्त्रों को पूरा प्रतिमा का आकार दे दिया गया, ठीक है। सभी के समझ में आया? ये चेंज आया। इस काल में मूर्ति कला का परंपरागत केंद्र तो मथुरा बना रहा, लेकिन उसके साथ सारनाथ और कौशाम्बी में भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र दिखाई देते हैं। बोल रहे मेन सेंटर तो मथुरा ही था, लेकिन मथुरा के साथ साथ चाहे हम बात करें सारनाथ की, चाहे हम बात करें कौशाम्बी की, तो वहां पर भी हमें इस मथुरा कला का या मथुरा कला की शैली का विकास होते हुए दिखाई दिया। लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट वहीं हुआ था इस वजह से इसको हमने मथुरा कला के नाम से जाना। तो मथुरा कला मथुरा के साथ साथ सारनाथ हो गए, कौशाम्बी हो गए, इन क्षेत्रों में भी विकसित होते हुए दिख रही है। सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा में दोनों कंधों को कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है। वहीं मथुरा में बुद्ध मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई देती हैं तथा सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। बोल रहे कि ये जो मथुरा कला है यही आगे दूसरे क्षेत्रों में विकसित हो रही है, चाहे हम बात करें सारनाथ की, चाहे हम बात करें कौशाम्बी की। लेकिन जब ये दूसरे क्षेत्रों में विकसित हो रही है तो वहां पर भी हमें कला में थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में यह बताया गया कि अगर आप मथुरा कला में महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखो तो इनकी मूर्ति के पीछे का जो आभा मंडल है वो बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा चित्रकारी वगैरह कुछ नहीं है। और वहीं अगर आप सारनाथ में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा देखो तो वहां पर आभा मंडल सुसज्जित है,
बहुत सारी चीजें आपको वहां पे सजते हुए दिखाई देंगे उनके आभा मंडल पे, ठीक है। वही बोल रहा है कि जो सारनाथ है वहां पर महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा दिख रही है, इनके दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। वही मथुरा में जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है उसमें ओढ़ने के वस्त्र की एक हमें दिखाई देता है कि कई सारी तहें या सिलवटें दिखाई दे रही हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ की कला वहां की कला है, मथुरा शैली है, लेकिन उसमें भी हमें वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत के बौद्ध स्मारक। अब आ जाते हैं दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत के बौद्ध स्मारक में हमें क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। ओके, दक्षिण भारत के बौद्ध स्मारक की बात कर रहा है। दक्षिण भारत के बौद्ध स्मारक क्या, वही अमरावती शैली की बात कर रहा है। इसकी यहां पर आएगा तो आंध्र प्रदेश का वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप हमें दिखते हैं, बहुत सारे स्तूप बने हुए यहां पर दिखाई देते हैं, जैसे जगैया पेट, अमरावती, भट्टी प्रोलुरु, नागार्जुन कोंडा बहुत फेमस है, गोली बहुत फेमस है स्तूपा के लिए, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें ये तीनों दिखाई देते हैं। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं दक्षिण भारत में जहां पर हमें बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्मारक दिखाई देते हैं। स्मारक मतलब क्या, या तो उनसे संबंधित जातक कथाएं उकेरी गई होंगी, स्तूपा होंगे, चैत्याज होंगे, विहार होंगे, ठीक है। स्तूप क्या होता है सबको पता है ना, स्तूप मतलब जहां महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेष या महान बोधिसत्वों के शारीरिक अवशेष या फिर उनके चिन्ह जो हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। चैत्य कहाँ थे, चैत्य क्या होते थे, जब ये बौद्ध सन्यासी भ्रमण करते थे तो गुफाओं में जहां पर ये रुकते थे, स्टे करते थे, उसको चैत्य कहा जाता था। गुफाओं में जहां पर ये जब ये गुफाओं में रुकते थे, रुककर वहां पे आराधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, उस जगह को चैत्य कहा जाता था। और उन्हीं गुफाओं के पास जिस जगह पे ये अपने नित्य क्रम करते थे गुफाओं में या अंदर के कक्ष में, उसको बोला जाता था विहार, ठीक है। तो ये बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस है। सांची स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है जो वेदिका से ढका हुआ है तथा वेदिका पर अनेक आख्यान प्रतिमाएं निरूपित की गई है। बोल रहे जैसे सांची का स्तूप है ना, वैसे अमरावती का स्तूप है, यहाँ पर भी वेदिका बनाया गया है और ये वेदिका से हमारा देख रहे हैं कि स्तूप को चारों ओर से कवर किया गया है और ये अंदर प्रदक्षिणा पथ है और इस वेदिका पर बहुत सारी आख्यान प्रतिमाएं हैं, यानी कि कहानी कहती हुई प्रतिमाओं को यहां पर भी उकेरा गया है, ठीक है। अमरावती शैली का सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। बोल रहे कि जो अमरावती आर्ट है ये कब फल फूल रहा है, ये ईसा की यानी कि 1st सेंचुरी एडी के आसपास, यानी सांची का थोड़ा पहले था, ये बाद में आ रहा है, 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी एडी के आसपास ये फल फूल रहा है। इसमें प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। जो मथुरा आर्ट थी उसमें आप देख रहे हो कि गोल चेहरा, चेहरे पे स्माइल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये अमरावती शैली है बोल रहा है इसमें कि गंभीर हाव भाव दिखाई दे रहा है इस शैली में, ठीक है। आकृतियां पतली, उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं दिखाई देती हैं। भंगिमाएं क्या होती हैं, आपने एक वो पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है ना, नग्न नर्तकी की मूर्ति दिखाई गई है और उसमें किस तरह से उसके बॉडी का पोस्चर दिखाई दे रहा है। तो ये जो भंगिमा है ना, त्रिभंगिमा, वो हमें दिखाई देता है कहां पर, इस अमरावती शैली में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 भंगिमा या त्रिभंगिमा के बारे में पूछा जा सकता है कि किस शैली से जुड़ा हुआ है, अमरावती शैली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक और चीज, अमरावती शैली में जो हमें ये अमरावती का स्तूप दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, जैसे कि लोकेशन आप इसका देख रहे हो, कोस्टल रीजन है तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है साइक्लोन वगैरह का, तो उससे और बहुत लंबा टाइम हो चुका है, काफ़ी पुराना है, तो उतने लंबे समय में 2000 साल पुराने समय में धीरे धीरे वो डैमेज हो गया है, तो वो अपने अभी ओरिजिनल स्टेज में नहीं है, लेकिन ये उसका एक पिक्चर है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह का हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। प्रतिमा कैसी है अमरावती शैली में, तो चेहरे पे अलग अलग गंभीर हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, गंभीर हाव भाव और गतिशीलता दिखाई दे रही है, त्रिभंगिमा दिख रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इनका संयोजन थोड़ा सा जटिल है कंपेरेटिवली। सांची की जो प्रतिमा है वो जो सांची स्तूप है, अमरावती शैली का ही इंपैक्ट दिखाई देता है ना सांची के स्तूपों पे, तो बोल रहे हैं कि वो जो सांची का स्तूप है वो इनिशियल स्टेज में बना हुआ था, इसका परिपक्व स्थिति कब दिखाई देता है, अमरावती शैली के रूप में, तो यहाँ पर और जटिलता आएगी। तो सांची का स्तूप का संयोजन कंपेरेटिवली सरल है और अमरावती की जो स्तूप है वो थोड़ा सा जटिल
जटिल संयोजन के साथ बनाया गया है। रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान, भले में आख्यान में उसका आकार, भूमिका किसी सॉरी ये थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करती हूँ, टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पर। देखो एक यहाँ पर हमें नई चीज दिखाई दी, वो नई चीज क्या थी कि चेहरे पर बहुत ये जोर दे रहे थे। जैसे आपने देखा मथुरा शैली हुई, या फिर हमने बात किया अभी सारनाथ में जो दिखाई दे रहा है मथुरा शैली का ये अलग रूप, वहां पर कपड़ों पर, उनकी सिलवटों पर, इन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अमरावती शैली में चेहरे की जो भंगिमा है उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और एक नई चीज दिखाई देती है कि केवल मेन कैरेक्टर नहीं, जिसकी मुख्य भूमिका है उसका नहीं, बल्कि जो अन्य कैरेक्टर है ना, उनके भी चेहरे की भंगिमा पर ध्यान दिया जा रहा है ना, चेहरे की भंगिमा को स्पष्ट रूप से उकेरा जा रहा है। यहाँ वही माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात किया था। भरहुत स्तूप जो है वहां पर भी माया देवी का स्वप्न, सांची के स्तूप में भी माया देवी का स्वप्न, अमरावती का जो स्तूप है वहां पर भी माया देवी का स्वप्न, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ। तो ये स्टोरी हर जगह उकेरी गई है। अमरावती की अद्भुत प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभारी हुई सतह का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई है। अब बोल रहा है कि ये है तो सारी अमरावती शैली, लेकिन अमरावती शैली जो अमरावती लोकेशन में हमें दिखाई दे रही है ना, उसकी तुलना में जो नागार्जुन कोंडा और गोली है, यहां पर कलाकारों ने जो काया का मतलब होता है जो शारीरिक बनावट है, उस बनावट में ज्यादा उभरी हुई सतह का प्रभाव उत्पन्न किया, यानी ज्यादा दक्षता से चीजों को उकेरा है, जो कि बहुत पास लगता है ओरिजिनलिटी के। ऐसा लगता है कि ये किसी को आप लाइव देख रहे हो सामने से, इस तरह का कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है, बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं था कि वहां संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं थे। बोल रहे कि अगर अमरावती शैली में देखो तो आपको बड़ी संख्या में स्तूप ही दिखते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि वहां पर चैत्य, विहार या मंदिर नहीं थे, वो सब थे, लेकिन ये बचा नहीं, मतलब ये डैमेज हो गए, क्योंकि ये रीजन ही है ना, कोस्टल टाइप का रीजन है, और बहुत सारी और चीजें थी, कई सारे अटैक्स हुए, अन्य चीजों का प्रभाव रहा, तो कुल मिला के वो चीजें सुरक्षित नहीं रह पाई है। लेकिन हमें एविडेंसेस मिले हैं जिसकी बिना पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर भी बनाए जा रहे थे, चैत्य भी बनाए जाते, विहार भी बनाए जाते, लेकिन स्तूप थोड़े से संरक्षित अवस्था में रह पाए। कुछ महत्वपूर्ण विहारों में सांची का गृज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। बोल रहा है कि इस समय के जो विहार है ना अमरावती शैली के, उसमें एक फेमस बोल रहा है किसके बारे में, कि मध्य प्रदेश का जो सांची, वहां पे गज पृष्ठाकार चैत्य एक बहुत फेमस चैत्य बोला जा सकता है। जैसे आप बोल रहे हो ना सांची का स्तूप हो गया, अमरावती स्तूप हो गया, वैसे ही सांची का ये जो चैत्य है ये एक बोल सकते हैं महत्वपूर्ण चैत्य है। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ, मैत्रेय जैसे बोधिसत्व के चित्रों को उकेरा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा कि मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की तो कलाकृतियां बन ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा वैष्णव हो गए, शैव हो गए, अन्य की आकृति भी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। वैसे ही बोल रहा है कि अमरावती शैली में महात्मा बुद्ध के साथ साथ जो बोधिसत्व थे, यानी बौद्ध सन्यासी जो अपना मोक्ष रोककर आपके लिए बैठे हुए हैं, ऐसे बौद्ध सन्यासियों में किसका नाम है पद्मपाणि, वज्रपाणि। पद्मपाणि, वज्रपाणि क्या होते हैं? पद्मपाणि का मतलब है, एक कोई पिक्चर होगा मैं दिखाती हूं, किधर है भाई, ओके, पद्मपाणि, ये महात्मा बुद्ध का पिक्चर ऐसा जहां पर इन्होंने पद्म यानी कमल फूल को धारण किया हुआ है। वज्रपाणि जहां पर इन्होंने वज्र को धारण किया हुआ है। तो जब ये पद्म और वज्र को धारण करते हैं तो पद्म धारण करते हुए पद्मपाणि कहलाते हैं, वज्र धारण करने वाले वज्रपाणि कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमिताभ और मैत्रेय ये सभी बोधिसत्वों के चित्र भी मिलते हैं, यानी अमरावती शैली में महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व दोनों के पिक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। पश्चिम भारत की गुफाओं पर आ जाते हैं। अब आ जाता है यहां पर हमें कला की तीनों शैलियां बता दी गई। ठीक है, गंधार शैली के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने मथुरा शैली के बारे में, अमरावती शैली के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद से हमने दो तीन जो स्पेसिफिक थे, जैसे भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप हमने जाना। ठीक है, अमरावती के स्तूप के बारे में जाना। अब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और अब एक नई जो हमें स्थापत्य समय दिखाई देता है स्कल्पचर से अलग, वो क्या होता है? गुफाएं। यानी एक तो मूर्ति कला थी और एक गुफा है। गुफा कला में हमें बड़े लेवल पर दिखाई देता है
है वेस्टर्न इंडिया में, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर कई सारी गुफाओं का निर्माण होता है और वो गुफाओं पर इस समय की कला उकेरी गई है। तो पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की हैं। और ये गुफाएं कब से बनती हुई दिखाई देती है? 2nd सेंचुरी BC, यानी कि मौर्योत्तर काल से ही इन गुफाओं का निर्माण चालू हुआ। ठीक है, और ये गुफाएं पश्चिम भारत में है। और ये मौर्योत्तर काल से जो गुफाएं बननी चालू होंगी कब तक चलती हैं? तो लगभग 10th सेंचुरी AD तक चलती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दो फेमस गुफाओं के बारे में बता दूं, एक जिसको आप बोलते हैं अजंता की गुफा या अजंता केव्स, दूसरा जिसको आप बोलते हैं एलोरा केव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अजंता केव्स का फॉर्मेशन कब चालू हुआ था? 2nd सेंचुरी BC से लेकर लगभग 6th सेंचुरी AD तक दिखाई देता है। एलोरा केव्स कब दिखाई देती है? 6th सेंचुरी AD से लेकर इसका फॉर्मेशन 10th सेंचुरी AD तक हमें होता हुआ दिखाई देता है। तो बस राइटर यहाँ पर यही बोलता है, ठीक है, राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। 3 रूप का मतलब क्या है कि जो पश्चिम भारत की गुफाएं हैं या गुफा कलाएं, हमें यहाँ पे 3 तरह की गुफाओं का निर्माण होते हुए दिखाई देता है। एक जिसको बोलते हैं गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले कक्ष, ऐसा जिनका जो कक्ष है, जिनका जो क्या बोलते हैं छत है वो कैसा है? मेहराबी है और आगे गज पृष्ठीय है। दूसरा है गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले गुफाएं, लेकिन वो स्तंभहीन कक्ष होते हैं, यानी वहां पर हमें पिलर्स जो है वो नहीं दिखाई देती। और तीसरा सपाट छत चतुष्कोणीय कक्ष। सपाट छत मतलब जिसका आपका मेहराब नहीं है, ऐसा गुंबदनुमा नहीं है, बल्कि सपाट छत है ऐसे वाला। चतुष्कोणीय 4 हमें एंगल बनते हुए दिखाई देते। तो बेसिकली जब आप गुफा कला में जाते हो वेस्टर्न इंडिया के, तो हमें 3 प्रकार की गुफा कलाएं दिखाई देती, 3 प्रकार की गुफाएं दिखती हैं। ठीक है, चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की प्रधानता होती है। सामने का हिस्सा खुला रहता है जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी में पाया जाता है। ये तो लोकेशन की बात कर ली। अब बोल रहे हैं कि हमें किस तरह से चैत्य दिखाई देते हैं। चैत्य बेसिकली उनका पूजा करने का स्थान होता था। तो जो हमारे चैत्य होते थे ना, इसके विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की प्रधानता होती थी इस तरह से। ठीक है, पूरा का पूरा अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई देता था। सामने का हिस्सा खुला रहता था जिसका मोहरा आगे से लकड़ी का बना होता था। ठीक है, सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनना आम बात थी। ये जो चैत्य है, इधर जाओ, ये क्या बना हुआ है? स्तूप बना हुआ है। तो जितने भी चैत्य होते थे अंदर की तरफ या पीछे की तरफ इसमें एक स्तूप बना होता था। और इस स्ट्रक्चर पर जो चैत्य है हमें इन सभी जगह पे दिखाई देता है। नासिक, कार्ले, कन्हेरी यहाँ पाया जाता है। कार्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया तथा चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्य तथा जानवरों की आकृति से सजाएगा। अब यहाँ पे कार्ला की स्पेसिफिक बता रहा है कि जो कार्ला है वहां चट्टानों को काटकर बहुत बड़ा कक्ष बनाया गया था चैत्य के लिए, तथा चैत्य कक्ष मंडप को, ये जो एंट्रेंस था ना, इसको मनुष्य और जानवरों की आकृतियों से उकेर कर सजाया गया था। इन जनरल चैत्य कैसा होता था? आपको आकृति समझ में आ गई कि बहुत सारे चाप बने रहते थे, अंदर में स्तूप बना रहता था। ठीक है, लकड़ी का मोहर बना रहता था। आगे बढ़ जाते हैं। जहां तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। विहार निर्माण योजना में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवार के चारों प्रकोष्ठ होते थे। इस तरह से हमें विहार बनते हुए दिखाई देते थे। विहार कहाँ होता था? जहां पर ये लोग अपना दैनिक नित्य कर्म करते थे। विहार कैसे होते थे? तो जहां पर भी गुफा स्थल है वहां पर आपको विहार दिखाई देते, क्योंकि ये भ्रमण करते थे जैन और बौद्ध सन्यासी, तो इनके भ्रमण करते हुए स्टे करने के लिए बनाया जाता था गुफाओं को खोदकर। विहार निर्माण योजना में जनरली एक बरामदा सा होता था, इस तरीके का बड़ा कक्ष होता था और इस कक्ष की दीवारों पे चारों प्रकोष्ठ होते थे। अंदर एक बड़ा कक्ष दिखाई देता था और उसके चारों हमें ऐसे प्रकोष्ठ बनते हुए दिखाई देते थे। ठीक है, नासिक के विहार गुफाओं के सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ये रहा आपका घट शीर्ष और ये रहा घट आधार। तो ये बोल रहा है कि जो नासिक में हमें विहार, गुफा विहार दिखाई देती है, रहने का जो उनका स्थान दिखाई देता है, वहां पर हमें एक यूनिक चीज दिखाई दी कि सामने के स्तंभ के घट आधार और शीर्ष पर मानव की आकृतियां उकेरी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे चलकर ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न कर दी गई। बोल रहा है कि आगे चलकर हमें पता लगता है कि जो भी यहाँ पर
चौथी और फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी एडी में जो स्तूप बन रहे थे केवल, अब इन स्तूपों पर क्या संलग्न कर दिया जाएगा? महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न कर दी जाएंगी चैत्यों के स्तूपों पर। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारी केव आर्किटेक्चर दिखाई देती है जिसमें चैत्य और विहार बनता है? एक अजंता हो गया, पीतल खोड़ा है, नासिक, भज, जुन्नार, कार्ला, कन्हेरी, ये सब है। तो अजंता, एलोरा, एलोरा कहाँ रह गया? तो इनमें से अजंता, एलोरा और कन्हेरी ये आज भी फल फूल रही हैं, यानी ये आज भी अपने डेवलपमेंट को दिखा रही हैं। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, तो सबसे पहले बात की गई यहाँ पे अजंता केव्स की। अजंता केव्स के बारे में बता रहा है कि सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सिचुएटेड है। इसकी हमें कुल संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 26 दिखाई दे रही है, जिसमें से 4 हमें चैत्य दिखाई देते हैं। ठीक है, इनमें बड़े बड़े चैत्य हैं, विहार है और ये प्रतिमाओं और चित्रों से अलंकृत है। अजंता केव्स के बारे में यूनिक चीज क्या है कि ये जो केव आर्किटेक्चर है, यहाँ पर एक तो जो गुफाएं बनी है उस पर अलग अलग प्रकार के चित्र उकेरे गए हैं और वो चित्र शैव धर्म से भी जुड़े हुए हैं, वैष्णव धर्म से भी जुड़े हुए हैं। आगे राइटर बताता है कि इनकी गुफा संख्या 10, 9, 12, 13 आरंभिक चरण की है, जबकि गुफा संख्या 11, 15, 6, 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों से पहले है, यानी कि 5th सेंचुरी एडी के पहले ये बाकी गुफाएं बन गई थी। और अन्य जो गुफा बच जाती है वो 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच, यानी 5th से 6th सेंचुरी एडी के बीच बनते हुए दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर जो अजंता केव्स है इसका निर्माण चालू होता है 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास और कब तक जाता है? 6th सेंचुरी एडी के आसपास जाता है। सभी के समझ में आ गया? नेक्स्ट यहां पर राइटर बोलता है कि यहां पर हमें बड़े लेवल पर क्या दिखाई देता है? महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व जो है महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व जो है उनकी यहाँ पर हमें पेंटिंग्स दिखाई देती है या उनके चित्र उकेरा हुआ दिखाई देता है। ये बहुत यूनिक चीज है कि यहाँ पर हमें बोधिसत्व जो है उनके भी पिक्चर्स दिखाई देते हैं और बोधिसत्व में भी हमें दिखाई देता है कि कौन से सेक्ट को प्रमोट करते हैं। बोधिसत्व में हमें पता है कि भाई महायान जो है वो कंसेप्ट लेकर आता है बोधिसत्व का। तो यहाँ पर हमें हीनयान और महायान दोनों ही सेक्ट के हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दोनों ही सेक्ट के एक तरह से बोल सकते हैं पिक्चर्स जो हो गई या स्टोरी हो गई या जातक कथाएं हो गई उनको उकेरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया? ओके, अजंता केव्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी है एक गुफा संख्या 16। जो गुफा संख्या 16 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 16 जो है वो एक स्टोरी बताती है मरणासन राजकुमारी की। वो थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ऐड कर दिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं एलोरा केव्स। ये अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पर सिचुएटेड है औरंगाबाद में ही। और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं दिखाई देती हैं। ये एक यूनिक चीज है। अजंता केव्स में केवल बौद्ध धर्म से जुड़ा है, यहाँ पर बौद्ध के साथ साथ ब्राह्मण और जैन तीनों तरह की गुफाएं दिखाई दे रही है। और संख्या भी कौन ज्यादा है? एलोरा केव्स ज्यादा है। यहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के 3 भिन्न भिन्न धर्मों के मठ भवन दर्शाए गए हैं। यानी इसका हमें टाइम पीरियड दिखाई देता है 6th सेंचुरी एडी से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक का। ठीक है, यहाँ 3 मंजिला गुफाएं देती है, ये इसकी विशेषता है। अजंता केव्स 2 ही मंजिला तक दिखाई देती है, यहाँ पर हमें 3 मंजिला भी गुफाएं दिखाई देती हैं, यानी 1st, 2nd, 3rd फ्लोर दिखाई देता है। स्तंभ विशालकाय हैं, पिलर्स बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं और इस पर प्लास्टर रंग रोगन तक किया गया है। यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बहुत बड़ी दिखाई जाती है। पद्म पाणी और वज्र पाणी जो मैंने बोला है, इस तरह की महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पर हमें दिख रही हैं। और उनके साथ में कई सारे हमें अन्य जो दिखाई देते हैं वो उनके अंग रक्षक के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अभोक्षय, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ, इनके बारे में भी बताया गया है। यानी जो तीसरा सेक्ट है ना, हीनयान महायान के अलावा वज्रयान, वो यहाँ पर बताया जाता है और हीनयान की यहाँ पर अनुपस्थिति होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ब्रह्मांडिक गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं जो शैव धर्म को समर्पित है, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतार और प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई। तो ये भी एक यूनिक चीज है कि शैव और वैष्णव जो है
उनकी भी पौराणिक कथाएं दर्शाई गई हैं। शैव धर्म को समर्पित होने के बावजूद विष्णु की भी पौराणिक कथाएं यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा बाघ की गुफा है, जहां बौद्ध भित्ति चित्र दिखाई देती है। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर सातवाहन काल में बनाई गई थी। आज इनके मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं ही हमें शेष बचती हुई दिखाई देती हैं। तो ये था हमारा गुफा आर्किटेक्चर। आई होप ये चैप्टर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और पूरे चैप्टर को पढ़िए। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट सेशन में हम उसको क्लियर कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।